मन को शांत और एकाग्र कीजिए। बाहरी सभी व्यवधानों से मन को हटा लीजिए। आसपास का वातावरण, घर परिवार, कार्य व्यस्तताएं, कहीं भी मन जाता है वहां से हटाकर आज्ञा चक्र पर ले आइए, भ्रुकुटी के मध्य तिलक लगाने वाले स्थान पर। आज्ञा चक्र पर एक प्रकाश पुंज देखिए, देखते रहिए, देखते रहिए। यह प्रकाश पुंज और गहरा होता जा रहा है, और गहरा होता जा रहा है। और अपने आप को इसी एकाग्र स्थिति में, आत्मिक स्थिति में बनाए रखिए। गहरा लंबा सांस भरके पवित्रता और श्रद्धा के साथ उस अखिल ब्रह्मांड के स्वामी जगतपति जगदीश्वर के ओम निज नाम का 3 बार दीर्घ उच्चारण, गहरा लंबा सांस भरें। प्रणव नाद। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु, सहना भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरश्च
पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अखिल ब्रह्मांड के स्वामी परमपिता परमेश्वर को नमन वंदन करते हुए परम श्रद्धे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, श्रद्धेय आचार्य जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, श्रद्धामयी साध्वी डॉक्टर पूज्या साध्वी देव प्रिया जी, साध्वी देव अदिति जी को नमन वंदन करते हुए, हमारे मध्य उपस्थित सभी राज्य प्रभारी बहनें सभी को नमन वंदन करते हुए, राज्य कार्यकारिणी सदस्य, राज्य सोशल मीडिया प्रभारी, राज्य संवाद प्रभारी, सभी जिला प्रभारी बहनों को और हमारे मध्य जुड़े हुए योगाभ्यास के अभिलाषी दूर दूर से प्रत्येक प्रांत प्रदेश से जुड़े हुए हमारे साधकों को मेरा प्रातः वंदन नमन और आज के सत्र में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। ओम। दोनों हाथों को आपस में घर्षण कर लीजिए और इस घर्षण ऊर्जा को अपने चेहरे और नेत्रों पर कोमलता से स्पर्श कीजिए और इस ऊर्जा को अनुभव कीजिए। इस पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर धारण करते हुए नेत्रों को खोल लीजिए। आइए आज हम आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम आज हम सूक्ष्म व्यायाम से प्रारंभ करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम, कल ये क्रिया नहीं हो पाई थी। यौगिक क्रियाओं में सूक्ष्म व्यायाम का बड़ा महत्व। पैरों को सीधा कर लीजिए, दोनों हाथों को साइड से रख लीजिए। ये दंड आसन कहलाता है। इस तरह से आप पूरा देख पाएंगे। दंड आसन कहलाता है। ये सूक्ष्म व्यायाम का बहुत महत्व है। हम क्रम से करते जाएंगे और बातों को सुनते जाएंगे, उसके लाभों को और कहाँ असर आ रहा है। जैसा कि हम लोग योग करने बैठे हैं तो प्रारंभ से ही हमने आपके मन को एकाग्र कर दिया। बाहरी कहीं भी आपका चिंतन न जाए, न घर परिवार की किसी बात में, न वस्तु में, न किसी रिश्ते संबंध किसी तरफ भी चिंतन न जाए। पूरा समय आप अपने आप से जुड़े रहिए। जो क्रिया कर रहे हैं पूरी तरह से ध्यान वहां पर दीजिए। जैसे अभी सूक्ष्म व्यायाम चले तो अंदर जो हलचल चल रही है उसकी ओर आपका पूरी तरह से मानसिक चिंतन हो। जितना हो सके आप बीच बीच में आंखें बंद रखने का प्रयास करें। दोनों हाथों को साइड से रखें और शरीर को बिल्कुल सीधा। ये 90 डिग्री पर जब शरीर रखते हैं तो ये दंड आसन कहलाता है। और यहीं से हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। ये पैरों के सूक्ष्म व्यायाम है। पैरों की उंगलियों को आप मुट्ठी की तरह बंद करेंगे और खींचकर अलग अलग खोल देंगे। फिर बंद करते समय श्वास भरना और खोलते समय श्वास छोड़ना और खोलते समय श्वास को भर लेना। इस प्रकार से श्वास छोड़ना, श्वास भरना, श्वास छोड़ना, श्वास भरना, श्वास छोड़ना, भरना। ये क्रिया निरंतर करते रहिए 20-25 बार तक। और ध्यान दीजिए नेत्रों को बंद करके कि जब आप ये क्रिया कर रहे हैं तो अंदर से आपकी नस नाड़ियां सनसनाहट हो रहा है, चल रही है, खिंचाव आ रहा है मांसपेशियों में, नस नाड़ियों में खिंचाव आ रहा है। वो कहाँ तक बढ़ता जा रहा है। पैर की उंगलियों से, पंजों के ऊपरी हिस्से से, टखनों से, पंजलियों
से होते हुए घुटनों तक और घुटनों से भी होते हुए जंघाओं तक खिंचाव को महसूस। आप अपने अंदर के एक एक अवयव से जुड़ जाइए। पूरी तरह से जितना आप जुड़ जाएंगे उतना ही आप लाभान्वित होंगे और जो घटित हो रहा है उसे महसूस कर सकेंगे। बस ये आपने 20-25 बार जब किया, ये इसका एक क्रम है। पैरों की उंगलियों से शुरू करके हम क्रम से करेंगे। अब पंजे को आप आगे खींचिए और श्वास भरते हुए आगे खींचिए और श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ खींचिए। जब अपनी तरफ खींचते हैं तो आप महसूस कीजिए कि घुटने के जो निचला हिस्सा है वो बिल्कुल आपका मैट पर, फ्लोर पर टच हो जाता है और आगे खींचते हैं तो पूरे ऊपर जंघाओं तक खिंचाव आ रहा है। फिर अपनी तरफ खींचते हैं तो नीचे खिंचाव आ रहा है। इस तरह से ऊपर की मांसपेशियां पूरी और नीचे की मांसपेशियां स्ट्रेच हो रही हैं। देखते चलिए आंतरिक शक्ति से, अपने मन की आंतरिक शक्ति से इस चीज को पूरा अनुभव करते हुए और खींचते रहिए। हमारे पैर की एक एक नस नाड़ियां स्वस्थ बनती हैं, एक एक जॉइंट खुल जाती है। सूक्ष्म से सूक्ष्म सेल के अंदर भी रक्त का संचार, प्राणवायु का संचार इसके माध्यम से हो रहा है। लंबा लंबा श्वास लेना मत भूलिए। लंबा लंबा श्वास लेना छोड़ना जारी रखिए। इससे ऑक्सीजन की मात्रा आपके ब्लड में संचरित होती रहेगी और आपको डबल लाभ होता रहेगा कि आप पैरों की क्रिया भी कर रहे हैं तो प्राण शक्ति भी आपके साथ में समाहित होती जा रही है। दोनों पैरों को आप गोल घुमा लीजिए। तीसरी क्रिया 1 2 पूरा पीछे तक साइड तक ले जाइए। 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आप महसूस करेंगे कि आप पूरे पैरों में खिंचाव, सनसनाहट हो रही है। पैरों को लगभग 1.5 से 2 फीट तक खोल दीजिए और अंगूठों को आप अंदर की तरफ टच करिए। इस समय आप महसूस करेंगे कि आपकी साइड की मसल्स खींच रही हैं। पहले ऊपर और नीचे की मसल्स खींची थी, अब लैटरल मसल्स में खिंचाव आएगा। इस तरह से अंगूठों को टच करने के लिए जब आप अंदर बढ़ाते हैं तो उठने की कोशिश करते हैं। घुटनों को नीचे दबाइए और अंगूठों को जमीन पर टच कीजिए। 1 और फिर पीछे से छोटी उंगली को जमीन पर टच कीजिए। 2। इस तरह से थोड़ा सा स्पीड से करेंगे तो पूरे पैरों में कंपन भी महसूस करेंगे और साइड की मसल्स खींचते हुए महसूस करेंगे। चलाइए श्वासों के साथ लंबा लंबा श्वास। बस अब अंगूठों को आपस में टच कर लीजिए, थोड़ा सा नजदीक लाकर। बस और एक पैर को राइट से एक पैर को लेफ्ट से घुमाते हुए फिर गोल करके मिलाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। 1 घुटने खींच के नीचे रखिए। 2 3 4 5 बस रोक दीजिए। दोनों पैरों को आपस में मिला दीजिए और अब दोनों पैरों को मिलाते हुए इस प्रकार से चलाइए। बस रोक दीजिए। पहले आपने पंजों के लिए किया, फिर आपने टखनों के लिए किया, पिंडलियों के लिए और अब घुटनों के लिए। इसमें से प्रत्येक पर सभी एक दूसरे के साथ में प्रभावित होते हैं
लेकिन फिर भी विशेष विशेष तौर से केवल घुटनों को आप जो नी कैप है इसको अपनी आंतरिक शक्ति से खींचिए, फिर छोड़ दीजिए, खींचिए, फिर छोड़ दीजिए, खींचिए, फिर छोड़िए। केवल आपकी नी कैप आप चला रहे हैं, लेकिन पूरी जंघाओं की मांसपेशियां खींच रही हैं। आप नी कैप को, घुटने की कटोरी को खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए। कम से कम 20-25 बार इस क्रिया को करते रहिए, करते रहिए। कैसे भी घुटनों में दर्द, गैप आ गया है, फ्लूइड बनना बंद हो गया है, घुटने की किसी भी समस्या के लिए ये रामबाण औषधि की तरह कार्य करता है। लेकिन 20-25 बार से कुछ नहीं होगा। इसको दिन में 20-25 बार करते कम से कम 10 बार करते, यानी कि कम से कम इसको करते करते 1500 बार आप इस तरह से घुटनों को चलाएंगे, तब अंदर आपकी पूरी प्रोसेसिंग होगी और आपकी मांसपेशियां, रक्त वाहिनियां सभी स्वस्थ बन जाएंगी। उसके अंदर जो भी जमाव है, ब्लॉकेज है, टॉक्सिन्स है, वे सब दूर होंगे और मांसपेशियां आपकी स्वस्थ बन जाएंगी। गैप है तो वो खत्म हो जाएगा, फ्लूइड नहीं बन रहा तो वो फिर से बनने लगेगा। रीजनरेट सेल रीजनरेट हो जाएंगे निश्चित रूप से, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो इस तरह से आपने अभी ये क्रिया को अपनाया और अब एक एक पैर को उठा के इस प्रकार जंघा से यहां से पकड़िए और पूरे पैर को अपनी तरफ दबाइए, पंजे को नीचे की तरफ खींचिए और फिर सामने छोड़िए, सामने ले जाते हुए पंजे को ऊपर की तरफ और घुटना से लेके पूरा जंघा से पूरा पैर सीधा, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए। ये घुटनों के समस्या वालों के लिए बहुत ही अच्छे अभ्यास हैं और नहीं तो करते रहेंगे तो जीवन में कोई परेशानी आएगी नहीं तो 50 के बाद और कुछ लोगों के तो पहले से ही 60-70 में तो अधिकांश लोग इन जोड़ों की समस्याओं से परेशान हो जाते हैं। लेकिन यदि आप निरंतर किसी क्रिया को करते रहेंगे, दूसरे पैर में भी इसी तरह से, तो आपके पूरी बॉडी की सर्विसिंग करते रहेंगे, मशीनरी आपकी ठीक रहेगी, सारे सिस्टम्स आपके ठीक रहेंगे, तो आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आएगी नहीं। शारीरिक, मानसिक, कोई बड़े से बड़े भी आघात वह भी आप अपने मन को, मस्तिष्क को बैलेंस रखते हुए, यौगिक क्रियाओं को करते हुए, प्राणायाम इत्यादि को करते हुए परमपिता परमेश्वर को सौंप दीजिए सब कुछ और एकदम हल्के हो जाइए, सरल हो जाइए। सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। इस तरह से आप पूरे समय आप अपने आप को ईश्वर से समर्पित रखिए, बस छोड़ दीजिए। दोनों घुटना का किया और अब थाई के लिए, जंघा के लिए, थाईस के लिए एक पैर को सीधा रखें, दूसरे पैर को इस तरह से यहाँ से मोड़ दीजिए, हाथों को दोनों को साइड में रखिए। देख पा रहे होंगे आप, ऐसे पैर को मोड़ दिए। अब इसको पलट दीजिए तो आप देखेंगे आपके जंघा पर प्रेशर आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस इस पैर को सीधा कर दीजिए। अब इस पैर के साथ में, दूसरे पैर के साथ में यही क्रिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरी आपकी हिप बोन इससे प्रभावित हो रही है, फ्लेक्सिबल हो रही है, लचीली बन रही है।
थाई बोन के लिए ही दूसरी क्रिया, दाहिने पैर को उठाइए, बाईं जंघा पर इस प्रकार से रखिए, दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रखिए और हाथ के प्रेशर से नीचे दबाइए और ऊपर चेस्ट की तरफ दबाते हुए नासिका को घुटने से लगाइए। जिनका लग जाता है ठीक है, नहीं तो धीरे धीरे प्रयास कीजिए। इस तरह से आपका पेट भी दब रहा है और हिप जॉइंट भी प्रभावित हो रहा है। पद्मासन में जो लोग नहीं बैठ सकते थे वे भी बैठने लगेंगे, नीचे बैठने में भी तकलीफ थी, पलंग पर बैठ के भी वो करेंगे तो भी वे कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। चलाइए तेजी से चलाइए, देखिए हिप जॉइंट प्रभावित हो रहा है। बस इसी में दूसरी क्रिया ऐसे उठा लीजिए जैसे गोद में उठाते हैं बच्चे को, ऐसे अपनी जंघा को उठाइए। हमें ही तो ठीक करना है ना अपने शरीर को, तो हमें अपने एक एक अंग का ख्याल रखना है। और झुलाइए, झुलाइए दोनों तरफ पूरे प्रसन्नता के साथ में, आनंद के साथ में। हिप जॉइंट को मूव कर रहे हैं, ध्यान दीजिए बस। और एड़ी पंजे को और हाथ से भी घुमा लीजिए। पहले भी हमने काफी पंजे और एड़ी के लिए किया है। और थोड़ा बहुत जो लोग घर में हमारे बुजुर्ग हैं अपने आप नहीं कर सकते, उनको आप हाथों से करके कुछ दिनों करिए, वे स्वयं करने लगेंगे। उनके मांसपेशियां जब खुद चलने लगेंगी तो वे स्वयं करने लगेंगे। दूसरे पैर से भी इसी प्रकार से नीचे फिर ऊपर ले जाते हुए नासिका को लगाएं। श्वास भरना, श्वास छोड़ना। श्वास की क्रिया स्वाभाविक क्रिया है। जब भी शरीर झुकता है तो सांस निकल जाती है और फैलता है तो श्वास भर जाती है। इस प्रकार से श्वास की स्वाभाविक क्रिया को हम प्रयास पूर्वक लेना और छोड़ना जागरूकता पूर्वक करते रहेंगे। तेजी से चलाइए। ये तो प्रतिदिन किए जाने वाली क्रियाएं हैं। कोई भी क्रिया इनमें से ये नहीं है कि हमने बस कर लिया महीने 20 दिन 15 दिन और कहा कि हमने योग किया, नहीं। जब यदि शरीर को आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा आवश्यकता किस चीज की है, इस चीज को देखिए। भोजन हम करते हैं क्योंकि हमें अंदर से भूख लगती है और हमारा मन होता है और हमारी आदत है कि हमें खाना है, तो हम भोजन करते हैं। अच्छी अच्छी स्वाद की चीजें, पौष्टिक चीजें, विपरीत दिशा में हम पानी पीते हैं, वो भी अपनी आवश्यकता के अनुसार। लेकिन आप देखें कि जब हम व्रत करते हैं तो हम 10-10 दिन भोजन ना करें, केवल फलों पर भी रह जाएं, तो भी हम जीवित रहते हैं। और जो सन्यासी लोग बटरफ्लाई आसन, दोनों पैरों को मिला लीजिए, और जो तपस्या करते हैं वनों में, वो कई महीनों तक, और आपने सुना होगा पुराने ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे, तो वो बिना आहार के भी उनका शरीर चलता था, बिल्कुल जर्जर हो जाता था, लेकिन वो जीवित रहते। यानी कि बिना आहार के जीवित रहा जा सकता है कई दिन, बिना पानी के भी कुछ घंटों तक आप रह सकते हैं। लेकिन तीसरा आहार हमारा है वायु। जो प्राण वायु है वह हमारा मुख्य आहार है। यदि प्राण वायु हमें, ऑक्सीजन हमें 1 मिनट या आधे मिनट ही न मिले तो हमें घबराहट होने लगेगी। कोई 1 मिनट तक भी सहन कर लेगा, लेकिन 1 मिनट के बाद घबराहट होने लगेगी, 1-1.5 मिनट। तो सोचिए कि सबसे अधिक जरूरत इस शरीर को किस चीज की है? ऑक्सीजन की, प्राण वायु की। आप ऐसे चलाते हुए जंघाओं पर खिंचाव महसूस करें तो प्राण वायु का लेना कितना आवश्यक है यह आप महसूस कीजिए। कि भोजन बेशक किसी दिन न करें,
लेकिन प्राणायाम अवश्य करें, योगासन अवश्य करें, अपनी बॉडी की सर्विसिंग अवश्य करें। मोबाइल को रिचार्ज करना कभी नहीं भूलते, कितना भी कहीं व्यस्त हो, फिर भी ट्रेन में भी हो तो भी अपना मोबाइल साथ में लेके चलते हैं, तो चार्जर भी साथ में लेके चलते हैं। पैरों को खोल दीजिए, सामने की ओर फैलाते हुए ग्राइंडिंग, दोनों हाथों की ग्रिप बनाइए। जो हमने अभी बटरफ्लाई किया, इससे हमारी जंघाएं तो मजबूत होती ही हैं, हिप जॉइंट तो फ्लेक्सिबल होते ही हैं। इससे गायनिक प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत लाभकारी। जो बच्चियों को पीरियड्स के टाइम में पेन होता है, इरेगुलर पीरियड, वाइट डिस्चार्ज इत्यादि समस्याएं हैं, वे सभी इससे दूर होती है। और गर्भवती माताओं के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया आसन है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए उनके पूरे ही सिस्टम को ये जागृत कर देता है। और अभी आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं चक्की चालन। चक्की चालन हाथों को खींचते हुए, पैरों को बिल्कुल सीधा रखते हुए और पूरा गोल घूम रही है आपकी कमर। देखिए, कोहनियां मोड़ना नहीं, यदि कोहनियां मोड़ दी तो फिर केवल ऐसे हाथ ही हाथ घूमेंगे। आपको पीछे तक जाना है बैलेंस पर और फिर पूरा आगे आना है। ध्यान रहे, जो कमर दर्द वाले हैं वो ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, वे बेशक पीछे पूरा जाए, आगे जितना वो आसानी से बिना दर्द के जा सकते हैं वो जाए। और बाकी सब लोग पूरी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कम से कम 100 बार नहीं तो 25-50 बार तो कर ही लीजिए। और अब विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज की मर्यादा है, इसलिए थोड़ा समय को देखते हुए बहुत सारी क्रियाएं हैं और इसको हम शाम को भी, जिसको समय है तो वो अपने समय के अनुसार कर सकते हैं। जिनको पूरा पूरा लाभ लेना है, जिनको फैट कम करना है, अपने कमर को बिल्कुल शेप में लेके आना है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, वे अपना अतिरिक्त समय में भी इसे कर सकते हैं। बस रुक जाइए और पैरों को फैला दीजिए, लगभग 2-2.5 फीट की दूरी पर पूरा पैरों को फैला दीजिए। स्थित कोणासन, एक एक क्रिया का नाम भी साथ में, क्योंकि आप तो शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आपको इस तरह उनके लाभों को बताते हुए, नामों को बताते हुए एक एक क्रिया को बताना है। स्थित कोणासन में दाहिने हाथ से बाएं पैर को पकड़िए, दूसरा हाथ ऊपर और दृष्टि भी ऊपर। फिर दूसरी तरफ इसी तरह से लगातार सांस भरना छोड़ना करते रहिए। ऊपर दृष्टि, इसमें हमारे नेत्र, गर्दन, कमर पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। पूरा ही शरीर का व्यायाम इसमें मिल रहा है। सांस को लेना छोड़ना जारी रखिए, लंबा लंबा सांस लेना छोड़ना, इसको भी कम से कम 150 बार करना ही चाहिए। समय के अनुसार और अधिक बार जितना लाभ लेना चाहते हैं उतना ही करते हैं। बस रुक जाइए, आंखें बंद करिए। अंदर जो चक्र निर्मित हुआ है, ऊर्जा का जो संवेदनाएं चल रही हैं उन्हें महसूस कीजिए, अंदर ही अंदर उनको एब्जॉर्ब कीजिए, समाहित कीजिए। आइए बैठ जाइए सुखपूर्ण आसन में, चाहे पद्मासन या अर्ध पद्मासन, जो भी आप बैठ सके बैठिए। और अब बाजुओं के सूक्ष्म व्यायाम किए, हमने पैरों के सूक्ष्म व्यायाम किए, आपके पंजों से लेके और जंघाओं कमर तक। और अब हम ऊपरी हिस्से के लिए करते हैं बाजुओं के सूक्ष्म व्यायाम। किसी भी स्थिति में बैठकर भी किए जा सकते हैं, खड़े होकर भी करते हैं।
हाथों को बिल्कुल शोल्डर लेवल पर सामने रखते हुए उंगलियों को फैलाइए, खींच के फैलाइए, बंद कीजिए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, फिर खींचिए, श्वास भरना, श्वास छोड़ना, श्वास भरना, श्वास छोड़ना, श्वास भरना, श्वास छोड़ना, खींचना, पूरा खींचने की क्रिया 7 मिनट, एक एक आपकी मांसपेशी इसको अनुभव कीजिए, कंधे तक पूरी मांसपेशियां खींच रही हैं। एक बार अंगूठा अंदर से, एक बार बाहर से बंद करते हुए पूरे हाथों को, बस रिलैक्स, एकदम ढीला छोड़ेंगे तो कंधे गर्दन से खिंचाव को महसूस करेंगे, सनसनाहट को महसूस करेंगे। कुछ सेकंड देखते रहिए, फिर से हाथों को उठाइए और फिर उंगली के जॉइंट्स को मोड़िए। ये जो जॉइंट्स हैं जैसे ग्रिप बनाकर पकड़ रहे हैं शेर के पंजे की तरह, ऐसे जॉइंट को, जॉइंट्स को, सिर्फ जॉइंट्स को, ये जो आपके फिंगर जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स को अपने प्रयास पूर्वक मोड़िए, चलाइए। इस समय आपका यहाँ से और कोहनी बिल्कुल खींची हुई रहेगी और सिर्फ आपका पंजा इस तरह से चलेगा। चलाइए चलाइए चलाइए, बस। गठिया बाय, जोड़ों के दर्द, टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, यूरिक एसिड बढ़ने लगा है, सारा यूरिक एसिड निकल जाएगा, जो ग्लास भी नहीं पकड़ सकते, हाथ मुड़ भी नहीं सकता, ऐसे पेशेंट्स हमने ठीक किए हैं। सिर्फ इनको चलाते रहिए और फिर अपने हाथों से इनको ऐसे ऐसे गोल घुमाते रहिए, ऐसे। जो समय आप बैठते हैं उसे, आपके हाथ में उस समय काम नहीं है, टीवी देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो इनको घुमाते रहिए, ये जॉइंट्स को गोल गोल घुमाते रहिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जॉइंट्स आपके, इनमें कोई टॉक्सिन्स, विषाक्त पदार्थ जमा नहीं हो पाएंगे। इन गोल गोल इनको घुमाइए यहाँ से। ये सारी चीजें आपको स्वयं ही करनी है, यदि नहीं करेंगे तो डॉक्टर के पास ले जाके फिर इस मशीनरी को आपको डाल देना पड़ेगा। जैसे कि गाड़ी बिल्कुल खराब हो जाती है, नहीं चल सकती, तो अपन मैकेनिक के पास ले जाके डाल देते हैं, अरे भाई अब गाड़ी के डॉक्टर हो, इसको संभालो। तो उससे पहले हम स्वयं ही इसका प्रयास करके इसे ठीक करें। और अब अंगूठे अंदर करें, मुट्ठियां बंद करें, दोनों मुट्ठियों को पास पास रखते हुए कलाइयों को गोल घुमाइए। 1 2 3 4 5 6। देखिए कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे, फायदा नहीं होगा। यहाँ से टाइट रखिए, कोहनियां टाइट रखिए, केवल कलाइयों को घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर भी नहीं ले जाना है और नीचे भी नहीं करना है, शोल्डर के लेवल में, चेहरे से नीचे आएगा। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, ढीला छोड़िए। तो आप देखिए गर्दन और कंधों में खिंचाव आ रहा है, थोड़ा सा गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स रिलैक्स। फिर हाथों को सामने करिए, कलाइयों को चलाइए। फिर से पहले हमने मुट्ठियां बंद करके कलाइयां चलाई थी, और अब इस तरह हथेली खोल के ऊपर नीचे करके चलाइए। अब साइड से रिलैक्स, एकदम फिर ढीला छोड़िए। 2 क्रियाओं के बीच में कुछ सेकंड का पॉज, लंबी सांस के साथ सारी प्रश्वास, थकान बाहर फेंक दीजिए। फिर से हाथों को उठाइए, हथेलियां खुली हुई, शोल्डर लेवल पर हाथों को रखते हुए, अंगूठे और उंगलियां मिली हुई, श्वास भरते हुए हथेलियों को कंधे पर टच कीजिए। 1, श्वास छोड़ते हुए सामने, फिर श्वास भरते हुए, फिर श्वास छोड़ते हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस हाथों को साइड से कर,
शोल्डर लेवल पर पूरा फैला दीजिए साइड से, जितना पीछे तक ले जा सकते। फिर सांस भर के अंदर, सांस छोड़ के बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को घुटने पर रखिए। अब कंधों को गोल घुमाइए। आपने देखा पहले हमने उंगलियों के लिए, फिर कलाई के लिए, फिर कोहनियों के लिए और अब कंधे के लिए। हर चीज को क्रम से सीखिए तो आपको याद भी रहेगा कि किसके बाद क्या था। नहीं तो आप बीच में भूलते रहेंगे कि अरे क्या था इसके बाद। तो आप क्रम लेके आ जाएंगे तो क्रम में आप आराम से कर सकेंगे। विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज पूरे कंधों की तरफ आप ध्यान दीजिए कि आपके शोल्डर, ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है आपका, कॉलर बोन और ह्यूमरस के बीच में, दोनों के जो शोल्डर पर जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो आपका मूव हो रहा है, इसको ध्यान दीजिए। बस हर चीज को वैज्ञानिक दृष्टि से देखते रहिए। और अब दोनों हाथों को उठा के शोल्डर पर रखिए, ऐसे उंगलियां मिलाइए शोल्डर पर और कोहनियों को मिला लीजिए। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाइए और श्वास छोड़ते हुए पीछे से घुमा के लाइए। ध्यान रहे कि ये जो हिस्सा है आपका बाजू का, ये कान से टच रहे, इतना ऊपर जाना है। सिर्फ आगे आगे नहीं घुमाना है। कुछ लोग ऐसे घुमा लेते हैं ना, कोई फायदा नहीं होगा आगे घुमाने से। ऊपर ले जाइए, पीछे से श्वास छोड़ते हुए और फिर लेके आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज नीचे से ले जाएं ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एकदम ढीला छोड़ दीजिए, कंधे गर्दन बाजू ढीले, एकदम रिलैक्स। आंखें बंद, आंखें बंद करके अनुभव कीजिए अंदर जो सनसनाहट चल रही है उसको अनुभव कीजिए। गर्दन पर जो खिंचाव तनाव आ रहा है उसको अनुभव कीजिए। एकदम गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स। और अब गर्दन के लिए श्वास भरते हुए गर्दन को राइट ले जाइए, पूरा दाहिने कंधे की तरफ आपकी चिन थोड़ी शोल्डर लेवल पर। श्वास छोड़ते हुए सामने, फिर सांस भरते हुए लेफ्ट, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए राइट, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए लेफ्ट, श्वास छोड़ते हुए सामने। श्वास भर के ऊपर गर्दन को पीछे डाल दीजिए, श्वास छोड़ते हुए सामने। और जिनको सर्वाइकल है वो नीचे नहीं झुकाएंगे, बाकी लोग थोड़ी को कंठ तक दबाएं, झुकाएं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। महसूस कीजिए जब आप गर्दन पीछे डालते हैं तो आपके रीढ़ की हड्डी को कितना आराम मिलता है। सर्वाइकल वालों के लिए बहुत ही बढ़िया अभ्यास। नीचे और अब गोल घुमा लीजिए, राइट से ले जाइए पीछे, लेफ्ट से श्वास छोड़ते हुए एक बार फिर से श्वास भरते हुए जाइए, राइट पीछे लेफ्ट सामने। एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में श्वास भरते हुए लेफ्ट से, फिर पीछे, फिर राइट, फिर सामने। श्वास छोड़ दीजिए, श्वास भरते हुए लेफ्ट से, पीछे, राइट, फिर श्वास छोड़ दीजिए, रिलैक्स। और अब गर्दन की दूसरी क्रिया, ये हमने दाया बाया घुमाना किया था, अब झुकाना। झुकाएंगे, गर्दन को झुकाते जाएंगे, राइट साइड में झुकाते जाएंगे, झुकाते 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 आपके लेफ्ट साइड में पूरा खिंचाव आ रहा है गर्दन पर। कान से लेके मस्तिष्क तक खिंचाव को महसूस करते रहिए और झुकाते रहिए, जितना झुका सकते हैं झुकाते रहिए।
टच हो रहा है, बेशक ना हो, लेकिन कंधा ऊपर नहीं करना है। बस धीरे धीरे वापस सांस छोड़ देंगे। फिर दूसरी ओर झुकाते जाइए, झुकाते जाइए, झुकाते जाइए, झुकाते जाइए, पूरा झुकाते जाइए। इसमें मस्तिष्क की नस नाड़ियां भी सक्रिय होती हैं, कान की नस नाड़ियां भी सक्रिय होती हैं और गर्दन की नस नाड़ियां भी सक्रिय होती हैं। धीरे धीरे वापस एक बार फिर इसी क्रिया को दोहरा लीजिए। वापस दूसरी ओर, वापस सांस। और अब आइए ये सूक्ष्म व्यायाम बाकी के कुछ रह गए हैं वो फिर दूसरे सत्र में आगे आप सीखते रहेंगे। खड़े हो जाइए, समय काफी तेजी से जा रहा है। यौगिक जॉगिंग के लिए और सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाइए। सारे ये सूक्ष्म व्यायाम क्या है? आगे आसनों की तैयारी है। इससे हमारा पूरा शरीर खुल जाता है। इससे हम आसन बहुत आसानी से लगा सकते हैं, कठिन आसनों को भी इससे आसानी से लगा सकते हैं और शरीर की एक नस नाड़ियों को खोलते हैं, जॉइंट्स को खोलते हैं, टॉक्सिन्स को निकालते हैं और सशक्त और मजबूत करते हैं, लचीला बनाते हैं हमारे शरीर को। ये सारे आइए यौगिक जॉगिंग, एक देशभक्ति का गीत लगा देंगे हमारी साधना बहन जी। तो यौगिक जॉगिंग पहला अभ्यास, अब कल आप देख ही चुके थे अभ्यास, नामों के साथ में भी एक एक चीज को आप देख चुके हैं। इसलिए आज अब लगातार हम थोड़ा कम समय लगाएंगे, वर्णन की आज कोई बात नहीं है, तो आप लगातार बस करते रहिए। यदि भजन लग जाता है तो उसका भी आनंद लेते रहिए और मस्ती के साथ झूमते हुए कोई भी मन में कोई और कम से कम करते रहिए, बस करना जरूर है। आपके पूरे जॉइंट्स मूवमेंट होना चाहिए। और नंबर 2 दोनों हाथ जोड़कर अपने आप को भगवान में महसूस करें। हम राम कृष्ण की संतानें हैं, परंपरा के पोषक हैं। बहुत साहस है, अपने साहस को जगाइए।
शुभ कीर्ति संकटों को तारती, देश है पुकारता भारती माँ भारती, देश है पुकारता भारती माँ भारती। जवान देश के वसुंधरा पुकारती, तो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता भारती माँ भारती, देश है पुकारता भारती माँ भारती। अगला व्यायाम करते रहिए। बता रही हमें किरण किरण विदेश की, वंदना रहा चहु दिशाएं देश की, बता रही हमें किरण किरण विदेश की। वो चक्रवर्ती विश्व जननी, चक्रवर्ती विश्व जननी मातृ भारती, देश है पुकारता भारती माँ भारती, देश है पुकारता भारती माँ भारती। तो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, तो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता भारती माँ भारती, देश है पुकारता भारती माँ भारती, देश है पुकारता भारती माँ भारती, देश है पुकारता माँ भारती। बोलो भारत माता की जय। तो इस प्रकार आपने यौगिक जॉगिंग का आनंद लिया और अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। मुंह बंद करके लंबा लंबा सांस लेना छोड़ना और मुख धोती कर लीजिए। बस सारी थकान दूर होके आप एकदम तरोताजा ऊर्जा से भरपूर, आपके अंदर साहस, उमंग, उत्साह, ये तो योगी के गुण हैं, लक्षण हैं। जब तक आपके अंदर उमंग उत्साह नहीं है तो आप कुछ कर नहीं पाते। इसलिए योगी को सबसे पहले उमंग उत्साह से भरा रहना चाहिए। आइए अभी सूर्य नमस्कार। सभी की सांसें सामान्य हो गई होंगी। पसीना पहुंच लीजिए और आइए सूर्य नमस्कार का अभ्यास 3 बार करेंगे। श्वासों के साथ, नामों के साथ, चक्रों पर ध्यान के साथ। सबसे पहले करते हैं नामों के साथ प्रणाम आसन, ऊर्ध्वहस्तासन, पादहस्तासन, दक्षिणाश्व संचालन आसन, पर्वतासन, शास्त्रांग प्रणाम आसन, भुजंगासन, पुनः पर्वतासन, वाम अश्व संचालन आसन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन और प्रणामासन। अब मंत्रों के साथ सभी को कल एक एक सूक्ष्म चीज बता दी गई थी, उन सभी का ध्यान रखते हुए और करते रहे लगातार। बहुत कम समय बचा है। आइए प्राणायाम की ओर आज ध्यान देना है ज्यादा। मंत्रों के साथ ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः,
नमः, ओम ऊष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम दीदी आपका माइक म्यूट हो गया दीदी। जी दीदी आपका माइक म्यूट हो गया। वीडियो म्यूट हो गया दीदी, अभी माइक तो चालू है। एक सेकेंड, जी हाँ दीदी आ आ गया। गया आ गया। जी दीदी चलिए जी फिर से करते ओके हैं, बीच कंटिन्यू में जी। फोन आ गया था। कोई बात नहीं। आइए अभी चक्रों पर ध्यान के साथ में, हृदय अनाहत चक्र पर ध्यान, श्वास भरते हुए विशुद्धि चक्र पर ध्यान, श्वास छोड़ते हुए स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान, श्वास भरते हुए आज्ञा चक्र पर ध्यान, श्वास छोड़ते हुए विशुद्धि चक्र पर ध्यान, श्वास को स्थिर रखते हुए मणिपुर चक्र पर ध्यान, श्वास भरते हुए विशुद्धि चक्र पर ध्यान, श्वास छोड़ते हुए स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान, श्वास भरते हुए आज्ञा चक्र पर ध्यान, श्वास छोड़ते हुए स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान, श्वास भरते हुए विशुद्धि चक्र पर ध्यान और श्वास छोड़ते हुए हृदय अनाहत चक्र पर। आइए अब हम बैठते हैं। सूर्य नमस्कार का यह क्रम पूर्ण हुआ और अब प्राणायाम की श्रृंखला की ओर आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा प्राणायाम की ओर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे। कल पूरा नहीं हो पाया था, केवल भस्त्रिका प्राणायाम ही कल हुआ था। तो 2 मिनट पहले रिलैक्स कर लीजिए। योग में कोई भी क्रियाएं एक के ऊपर एक नहीं किया, 2 क्रियाओं के बीच में कुछ पॉज, रिलैक्स, गैप और उसमें अपनी श्वासों को सामान्य करना, अपने आप को रिलैक्स करना, पूरा रिलैक्स हो जाइए। सांसों को बाहर छोड़ते हुए सारी थकान बाहर फेंक के जाइए। सांसें सामान्य होती जा रही हैं। रिलैक्स, शिथिल। आइए, पूरा हमारा रिलैक्स हो चुका। अब मनचाही मुद्रा में हम हाथों को रखेंगे। ये है ध्यान या ज्ञान मुद्रा। मस्तिष्क को संतुलित करती है, नियंत्रित करती है, स्मरण शक्ति का विकास, अनिद्रा की समस्या का निदान, मानसिक किसी भी परेशानी का, डिप्रेशन इत्यादि को दूर करने के लिए, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा स्थिति है। ये है ध्यान या ज्ञान मुद्रा। मुद्राएं क्या होती हैं, कैसे कार्य करती हैं, प्रभावित कैसे करती हैं, पूरा आपको पूरा चैप्टर आएगा। अभी 2 दिन का आपका इस फेस्टिवल की वजह से गैप हो गया। एक एक दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। आइए हम ध्यान मुद्रा में कर सकते हैं और वायु मुद्रा में। इसी उंगली को जब अंगूठे के मूल से लगा देते हैं, ऊपर से अंगूठा दबा देते हैं, तीनों उंगलियां सीधी, तो ये हो जाती है वायु मुद्रा। अग्नि हमारा, अग्नि का प्रतीक है हमारा अंगूठा, वायु का प्रतीक है तर्जनी। तो जब वायु को हमने अग्नि के साथ में मिलाकर इस तरह नियंत्रित कर दिया, बांध दिया, तो ये हमारी वायु नियंत्रित हो। हमारे शरीर के अंदर जो वायु प्रकोपित हो रही है कहीं, यानी कि वायु का विकार, वायु प्रकोपित होना, यानी कि अंदर हमारे शरीर के अंदर कहीं भी परेशानी पैदा कर रही है वायु, तो वह नियंत्रित हो जाती है। इस तरह से वायु मुद्रा लगाने।
वायु मुद्रा लगाकर भी हम प्राणायाम इत्यादि कर सकते हैं। और भी आगे आगे मुद्राएं हैं, आपको बताएंगे। आइए, प्राणायामों की श्रृंखला में कल जैसा कि हमने बताया था, प्राण शक्ति का महत्व सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए। प्राण शक्ति, और अभी भी जैसा हमने बताया कि प्राण शक्ति जीवनी शक्ति और उसी से हमारा अस्तित्व है, प्राण है, तो यह देह देवालय शिवालय बन जाता है हमारे प्रयासों से। और यदि प्राण निकल जाए तो यह माटी होता है और निर्जीव, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो इस तरह से प्राण शक्ति ही संसार को भी चला रही है और प्राण शक्ति इस देह पिंड को भी चला रही है। इस प्राण शक्ति की जब हम कंट्रोल करते हैं, जब हम इसका विस्तार करते हैं, जब हम इसका आयाम करते हैं इसका, तो यही प्राणायाम कहलाता है। प्राण शक्ति को किस प्रकार से हमें सांस लेने को, पूरक, छोड़ने को रेचक, और जो पॉज है, गैप है, जिसको हम कुंभक कहते हैं, उसको विस्तार करना, यानी कि हम जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उसके बीच के गैप को हमें स्वाभाविक रूप से जब हम सांसें लेते हैं तो वो हमारा बढ़ता रहे, वैसी हमें क्षमता पैदा करनी है ये प्राणायामों के माध्यम से। तो ये प्राणायाम, सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। 8 प्राणायाम बताए, 8 प्राणायाम मुख्य प्राणायाम है जो प्रतिदिन अभ्यास में। इसके अलावा आपको नाड़ी शोधन, सूर्यभेदी, चंद्रभेदी, शीतली, शीतकारी, प्लावनी और कर्ण पीड़ांतक इत्यादि और भी प्राणायाम बीच बीच में बताए जाते रहेंगे। अभी हम 8 प्राणायामों की श्रृंखला की तरफ एक बार चलते हैं कि वे 8 प्राणायाम क्या हैं और इसी क्रम से उन्हें करना चाहिए। यदि समय नहीं है तो मुख्य मुख्य प्राणायाम, 3 प्राणायाम मुख्य हैं, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम। ये मुख्य प्राणायाम कर लेना चाहिए यदि समय नहीं तो ये 8 प्राणायामों की श्रृंखला इस प्रकार से। पहला भस्त्रिका, गहरा लंबा सांसों को लेना और छोड़ना, भस्त्रिका प्राणायाम। जैसा कि कल भी बताया था, सावधानियों के साथ में हार्ड हाई बीपी वाले, अस्थमा वाले सांसों को आराम से लेंगे और छोड़ेंगे, वो धक्के के साथ फेंकेंगे नहीं। बाकी के लोग जब आप सांस फेंकते हैं तो आपकी जो सांस की फेंकने की शक्ति है वो कम से कम आपके हाथों तक, जब आपने हाथ यहाँ रख रखे हैं तो यहाँ महसूस होना चाहिए कितना आपके फोर्सफुली आप सांसों को फेंकिए। करते रहिए नेत्रों को बंद करके सांसों के लेने और छोड़ने की गति को एक निर्बाध रूप से और एक निश्चित प्रेशर के साथ में, जितना लंबा लेना है उतना ही छोड़ना है, जितना लेना है उतना ही छोड़ना है, इस गति और शक्ति के साथ आप करते रहें निरंतर। करते रहिए लगभग 2.5 सेकंड में लेना और 2.5 सेकंड में छोड़ना, अर्थात 5 सेकंड में एक प्राणायाम। 5 सेकंड में एक, तो 1 मिनट में 12 प्राणायाम होंगे। 1 मिनट में 12 तो 5 मिनट में 60 टाइम लेना और छोड़ना मिला के 1 कहलाएगा। तो इस तरह से कम आपको 5 मिनट करना है। ज्यादा गर्मियां हो जाती हैं तो 3 मिनट कर लेते हैं, सर्दियों में इसे 10-10 मिनट तक कर सकते हैं। किसी भी प्राणायाम के 5 सत्य होते हैं। थक जाते हैं, हो गया है तो रुक जाइए और रुकते हुए नेत्रों को बंदी रखिए।
अंदर की हलचल को महसूस कीजिए, अंदर की संवेदनाओं से जुड़ जाइए। जो शोधन हो रहा है, धुलाई हो रही है, अंदर देखिए ब्लॉकेज खुल रहे हैं, सनसनाहट हो रही है। मस्तिष्क, गर्दन, कंठ, कान, नेत्र, जबड़ा, नासिका, हृदय, फेफड़े, सभी और जो सनसनाहट चल रही है उसके साथ जुड़कर देखते रहिए। अंदर जो प्राण शक्ति प्रवाह हो रहा है, रक्त का प्रवाह हो रहा है, ब्लॉकेज जहाँ है, जहाँ कहीं टॉक्सिन्स फंसे पड़े हैं, वे भी तीव्र तीव्र आवागमन से खुल जाते हैं, धुलाई हो जाती है, बॉडी की सर्विसिंग हो जाती है और ऑक्सीजन का संग्रह पूरे 24 घंटे के लिए हमारे अंदर हो जाता है, रक्त में पूरी ऑक्सीजन प्रवाहित। तो इस प्रकार से यह है भस्त्रिका प्राणायाम। और अब कपालभाति प्राणायाम, श्वासों को बाहर फेंकना 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार और 5 मिनट में 300 बार। एक सुंदर सा भजन लगा दीजिए साधना जी और करते रहिए आप कपालभाति। श्वासों को बाहर फेंकते फेंकते मन में शिव संकल्प बनाए रखिए। मेरे समस्त रोग, शोक, कष्ट, क्लेश बाहर निकलते जा रहे हैं। ये कपालभाति प्राणायाम शोधन क्रिया है। जो 6 क्रियाएं आपको पढ़ाई जाएंगी, शोधन क्रिया यानी शुद्धि क्रिया। इस देह पिंड की हमें अंदर से सफाई करना बहुत जरूरी है, पूरे सिस्टम्स की सफाई करना बहुत जरूरी है। यदि हम सारे सिस्टम्स की सफाई नहीं करेंगे और ये 24 घंटे हमें सेवाएं देते रहेंगे, डाइजेशन के लिए हमारा पूरा आहार तंत्र कार्य करता है, निरंतर करता है। सुबह खाते हैं हम, पचाता है, फिर दोपहर खाते हैं, उसे पचाता है, रात्रि को भी हम शाम को भोजन करते हैं, रात में भी ये काम करता रहता है, हृदय हमारा काम करता रहता है, फेफड़े हमारे 24 घंटे काम करते हैं निर्बाध रूप से। तो जब ये निरंतर कार्य करते रहते हैं तो ये अंदर से विषाक्त पदार्थ भी इनमें कलेक्ट होते रहते हैं और उसे शोधन करने के लिए आंतरिक 6 क्रियाएं आपको सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी कि किस प्रकार से नेति, धोती, बसती, कपालभाति, त्राटक इत्यादि के द्वारा हमारे अंदर का शोधन होता है। उसी में से एक क्रिया है कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम भी है और शोधन क्रिया। श्वासों को बाहर फेंकते रहिए, बाहर फेंकना रुके नहीं। ये सारी चीजें जानकारी की आप सुनते रहिए, समझते रहिए, लेकिन रोकना नहीं है। निरंतर 5 मिनट कपालभाति, 15 मिनट यानी कि 5-5 मिनट के 3 राउंड। समय नहीं है तो भी 10 मिनट तो करना ही चाहिए। डॉक्टर कह देते हैं कि ये डोज 7 दिन तक लेनी है, सुबह शाम। यदि हमें पीडी लेनी है, शाम लेनी है, ये हर दवा का अलग अलग होता है। इसी तरह से हमारे ये पूरी औषधि है, से भी अधिक औषधि है हमारे लिए। प्राणायाम ये प्राकृतिक नेचुरल तरीके से हमारे ऋषि परंपरा के अनुसार सदियों से चले आ रहे, स्वयं हमारे द्वारा हम अपने को स्वस्थ करने के लिए ये सारी कपालभाति प्राणायाम शोधन क्रिया है, शुद्धि करते हैं हमारे अंदर बाहर निकलते हैं। जो हमने अभी भस्त्रिका किया, उसने ब्लॉकेज खोले और जहां जहां भी कहीं कचरा इकट्ठा हुआ है उसको बाहर फेंकने का कार्य कपालभाति करता है। इसमें क्रिया क्या है? विधि। किसी भी चीज के प्राणायाम के 4 शब्द होते हैं। पहला विधि, दूसरा गति, तीसरा अवधि और चौथा निरंतरता और एकाग्रता। तो विधि क्या है कपालभाति में? कपालभाति में विधि है सांस को बाहर फेंकना। ऐसे बाहर फेंकना जैसे हम नाक को साफ करते समय हाथ लगा के ऐसे करते हैं। यहाँ हाथ मत लगाइए, केवल सांस को बाहर फेंकिए।
जब बाहर फेंकेंगे तो स्वाभाविक रूप से नाभि अंदर जाएगी। इसको आप याद रखिए, लगातार करते जाना है। इस क्रिया को करते समय ना आपके कंधे हिलेंगे, ना चेहरे पर सिकुड़न आएगी, ना कोई कष्ट आपको अनुभव होगा। केवल ओम 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 का चिंतन इतने में 1 सेकंड हो जाएगा। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम, 11 ओम, 12 ओम, 13 ओम, 14 ओम, 15 ओम, 16 ओम, 17 ओम, 18 ओम, 19 ओम, 20 ओम। बोलना आपको नहीं है, आपको मन ही मन काउंट करना है। बोलेंगे तो कपालभाति नहीं हो सकेगा। मैंने आपको बोल के बताया है। तो इस तरह से कपालभाति आप करते रहिए। कहीं भी कोई ब्लॉकेज है, कहीं कफ जमा है, कोई तकलीफ है, टेंशन, मस्तिष्क से संबंध विकार, मस्तिष्क ये है कपालभाति। कपाल अर्थात माथा, मस्तक, और भाति यानी ओज, तेज, शुद्धिकरण, प्रकाश। इससे हमारा चेहरा चमकने दमकने लगता है। माथे पर जो भी हमारे ब्रेन में टेंशन होती है वो हट जाते हैं। माथे पर स्वाभाविक आभा प्रतिलक्षित होती है। सांसों को बाहर फेंकते फेंकते हमारा पूरा सिस्टम, नाभि पर जब प्रेशर पड़ता है, लगातार प्रेशर पड़ते पड़ते एक ऊर्जा का चक्र निर्मित होता है और हमारी समस्त एक एक कोशिकाएं उससे क्रियाशील होती हैं और ऊर्जावान बनती हैं। और नाभि से लेकर यानी कि हमारी बड़ी आंतों से लेकर यहाँ पर जो जो अंग है, हमारी बड़ी आंत सीधे सीधे रूप से प्रभावित होती है। तो कब्ज की निवृत्ति होती है और किडनी फंक्शंस हमारा ठीक होता है। छोटी आंत, पैंक्रियाज, डायबिटीज के लिए कपालभाति सीधा सीधा लाभकारी है। लेकिन कम से कम डायबिटीज वालों को 15 मिनट से आधा घंटा तक करना चाहिए। करते रहिए, रुकना नहीं है। निरंतर करते 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 आपका लिवर, आमाशय, किडनी, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, फेफड़े, सीधे सीधे रूप से प्रभावित जो अंग हैं, इन्हीं के नाम मैं ले रही हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से तो हर एक अंग इससे कपालभाति के द्वारा प्रभावित हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। सारे जो जमे हुए टॉक्सिन्स हैं वे बाहर निकल रहे हैं। कपालभाति के द्वारा जितने भी डीजेनरेट सेल हो गए हैं, जहां कहीं भी कोई कोशिकाएं डेड हो गई हैं, वे भी पुनः से रीजनरेट हो जाती हैं। लगातार घर्षण से घर्षण से घर्षण से लगातार घर्षण होता रहता है कोशिकाओं के अंदर। तो वो जो डेड हो गई हैं उनके अंदर जब ऑक्सीजन का प्रवाह, रक्त का प्रवाह, घर्षण को लगातार के घर्षण से वह सजगता और सक्रियता की ओर बढ़ती है और होते 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 उनके अंदर शक्ति का प्रवाह होते होते जब उनके डेड सेल्स भी रीजनरेट हो जाते हैं, फिर से सक्रिय हो जाते हैं, फिर से कार्य करने लगते हैं, इंसुलिन फिर से बनने लग जाती है, डायबिटीज का नामो निशान नहीं रह जाता। इस प्रकार ये अमोघ औषधि है कपालभाति प्राणायाम। केवल हमारे अंदर ही ईश्वर ने वह शक्ति दी है कि हम स्वयं अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। कोई बाहर से केमिकल्स की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध आहार, खान पान, शुद्ध प्राणवायु और ये कुछ यौगिक क्रियाएं जिनके द्वारा हम अपने आप को स्वस्थ, सजग, सक्रिय बनाए रख सकते हैं। और अब जाइए, और जब निरंतर आपने कपालभाति किया तो नाभि पर जो मणिपुर चक्र है वह जागृत होता है और जब लगातार नाभि पर प्रेशर पड़ता है तो नाभि पर प्रेशर पड़ते पड़ते हमारा मूलाधार भी ऊपर की ओर सिकुड़ता है, संकुचित होता है और सक्रिय होता जाता है। मूलाधार की जो ऊर्जा है वह भी सक्रिय हो जाती है। हमारे शरीर के अंदर 8 चक्र जो शक्ति के केंद्र हैं। अपरिमित शक्ति इसी देह पिंड के अंदर भरी होती है। एक मानव जन्म लेता है और जिंदगी में ऐसे ही पूरा समय निकाल कर और मरणासन्न हो जाता है। वह कुछ भी आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त नहीं कर पाता, केवल
उसने जीवन में कुछ कमाया अपने भरण पोषण के लिए और जीवन जिया और चला गया। और एक व्यक्ति होता है जिसने अंदर जो शक्तियां हैं उन्हें जागृत करके और उससे वह महामानव बन जाता है, अपरिमित कार्य कर सकता है। जैसे स्वामी जी महाराज, वह भी एक अवतार रूप में कह सकते हैं हम, लेकिन एक माँ के गर्भ से ही उन्होंने जन्म लिया और उसी तरह से जैसे हम भी आगे बढ़ रहे हैं वह बढ़े, लेकिन उन्होंने अपनी शक्तियों को जागृत किया, अपनी शिक्षा का उपयोग किया और अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करके और अपरिमित सामर्थ्य पैदा की। और इसी 24 घंटे के अंदर जो हम कुछ नहीं कर पाते हैं, वही समय के अंदर स्वामी जी बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करके और कहा बिल्कुल धरातल से और आसमान की ऊंचाइयों तक पूरे विश्व स्तर पर उनके अद्वितीय अपरिमित इतने विशाल कार्य उन्होंने संपादित किए। यह सब शक्तियों का ही प्रभाव है। तो हमारे अंदर शक्तियों के केंद्र होते हैं, 8 केंद्र, जो कि चक्र के रूप में, जिन्हें अष्ट चक्र कहा जाता है। सबसे नीचे होता है मूलाधार, जो कि गुदा भाग के रीढ़ की हड्डी के आखिरी सिरे पर एनस के स्थान पर होता है, जो नुकीली हड्डी होती है वहां हमारा मूलाधार चक्र होता है। यह मूलाधार चक्र के अंदर कुंडलिनी शक्ति समाहित रहती है। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो देखते हैं कि लेफ्ट नाड़ी एड़ा नाड़ी है और राइट नाड़ी पिंगला नाड़ी है, मध्य की सुषुम्ना नाड़ी है। दोनों नाड़ियां जब शुद्ध होती हैं तो मध्य की नाड़ी में प्राण शक्ति का गमन होता है। इसी मध्य की नाड़ी का जो आखिरी सिरा है वह कुंडलिनी शक्ति समाहित किए हुए मूलाधार चक्र पर 2.5 लपेटे लिए हुए सर्पाकार स्थिति में बैठी होती है कुंडलिनी शक्ति। यह मूलाधार चक्र में ही समाहित होती है। इससे 2.5 अंगुल ऊपर जनन इंद्रियों के स्थान पर होती है स्वादिष्ठान चक्र। और इस स्वादिष्ठान चक्र, इसके द्वारा हमारे भौतिक रूप से देखें तो इनसे हमारे शरीर के समस्त अंग, हमारे शरीर के समस्त सिस्टम जुड़े होते हैं। आगे आप पूरा यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, उसके अध्ययन में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि पर मणिपुर चक्र, हृदय पर अनाहत चक्र और कंठ पर विशुद्धि चक्र और आज्या चक्र भ्रुकुटी के मध्य और सहस्त्रार चक्र बिल्कुल सिर के मध्य में, जहां पर चोटी रखते हैं पंडित हमारे ब्राह्मण इत्यादि, और यह बिल्कुल तालू का ठीक ऊपर का भाग होता है, यहाँ पर सहस्त्रार चक्र। इस प्रकार यह 8 चक्र होते हैं और इन 8 चक्रों में शक्ति समाहित। तो हम अभी यहाँ पर बाह्य प्राणायाम की ओर बढ़ रहे थे। तो जो मूलाधार है, मूलाधार में ऊर्जा सक्रिय हो जाती है जब हम कपालभाति करते हैं मणिपुर चक्र पर। जब लगातार घर्षण होता है तो मूलाधार की ऊर्जा भी सक्रिय होती है और उस मूलाधार की ऊर्जा को हम ऊर्ध्वगति करते हैं, यानी ऊपर की ओर उठाते हैं रीढ़ की हड्डी की दिशा में। तो गहरा लंबा सांस भर के बाहर फेंकेंगे, बाहर ही रोककर तीनों बंध लगाएंगे। बंध लगा के, बंध माने बांधना। जो शक्ति हमारी मूलाधार से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा अवशोषित होती है या नष्ट होती रहती है, मूलाधार से यूं ही वह नष्ट हो जाती है निकल कर, तो उसे हम शक्ति को ऊपर की ओर ऊर्ध्वगति करते हैं, ऊंचे उठाते हैं रीढ़ की हड्डी की दिशा में। और इसे ऊपर उठाते हुए अपने जिन अंगों को हम सिकोड़ कर बांध लेते हैं उसे कहते हैं बंध। शक्ति को हम व्यर्थ नहीं जाने देते, बांध लिया, वहां पर हमने बंध लगा दिया। जैसे कि एक नदी है, तेज बहाव वाली नदी, बहुत पानी उसका उफन रहा है, निकल रहा है और बहुत तेज पानी, उसमें से दूसरी तरफ हम कोई नहर निकाल देते हैं और उस नदी का पानी उस नहर में चला जाता है और वहां खेती इत्यादि और कहीं बिजली बनाने में काम ले लेते हैं, कहीं खेती में काम ले लेते हैं, बहुत सारे काम
हम ले लेते हैं। इसी तरह से हमारे इस चक्रों के अंदर जो ऊर्जा निर्मित है वह ऊर्जा व्यर्थ ना जाए, उसका उपयोग हम अपने आप के अंदर शक्ति बढ़ाने के लिए करें, कार्यों के लिए करें। तो इसलिए हम वहां पर बंद लगा देते हैं कि ऊर्जा हमारी बाहर न निकले। तो इस प्रकार इन्हें कहते हैं बंध। बंध अर्थात बांधना। तो मूल, जब मूलाधार पर लगाते हैं तो उसको मूल बंध कहते हैं, जब नाभि पर लगाते हैं तो उसे उड्डयन बंध कहते हैं, और जब थोड़ी को कंठ पर दबाते हैं यानी कि यहाँ जो विशुद्धि चक्र है यहाँ पर बंध लगाते हैं तो इसे जालंधर बंध कहते हैं। इस प्रकार इन तीनों बंधों को हम लगाएंगे। गहरा लंबा सांस भर के बाहर फेंकें, बाहर ही रोक दीजिए और तीनों बंध लगाइए। मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। खुदा भाग को सिकोड़कर ऊपर की ओर खींचिए। मलमूत्र, जैसे हम मलमूत्र विसर्जन की इच्छा हो तो रोकने के लिए प्रयास करते हैं, वैसे ही हम गुदा भाग को सिकोड़कर ऊपर रीढ़ की हड्डी की तरफ खींचेंगे। इसे मूल बंध कहते हैं। उड्डयन बंध, नाभि को पीछे की तरफ धकेला हुआ है, पीठ की तरफ। और जालंधर बंध, थोड़ी को कंठ के गड्ढे के ऊपर दबाया हुआ है। ध्यान रहे सर्वाइकल वाले यह क्रिया जालंधर बंध की नहीं करेंगे, दो ही बंध लगा के रखेंगे। जब तीनों बंध लगा लेते हैं तो इसे महाबंध कहा जाता है। छोड़ते हुए पहले कंठ को ढीला छोड़ें, मूला, फिर पेट को ढीला छोड़ें, फिर मूलाधार को ढीला छोड़ें। क्रमशः इस प्रकार नीचे से ऊपर लगाया तो ऊपर से नीचे की तरफ ढीला छोड़ दीजिए। फिर से इसी क्रिया को दोहराएंगे। इसके कुछ लाभ हमारे शरीर की रोगों को दूर करने में भी आते हैं। इस प्रकार से अभी देखेंगे। गहरा लंबा श्वास भर के बाहर फेंकिए, बाहर ही रोक दीजिए। तीनों बंधों को लगा लीजिए, मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। मूल बंध से पाइल्स फिस्टुला की समस्या दूर होती है। उड्डयन बंध से जठराग्नि की समस्या दूर होती है, कब्ज की निवृत्ति होती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, आंतों की शक्ति बढ़ जाती है, पाचन शक्ति बढ़ जाती है। और जालंधर बंध से थायराइड की समस्या का निदान होता है, टॉन्सिल्स की समस्या, हकलाने की समस्या, खर्राटे आने की समस्या और पुराने कफ का भी निदान होता है। धीरे धीरे तीनों बंधों को ढीला छोड़ेंगे, क्रमशः कंठ को, पेट को और मूल बंध को हटा लेंगे। और अब अग्नि सार क्रिया। श्वास को बाहर फेंके, बाहर ही रोक दीजिए। ये चौथे नंबर पर आती है। जठराग्नि इससे प्रदीप्त होती है, आंतों की शक्ति बढ़ती है। श्वास को बाहर फेंकेंगे। जब बाहर फेंक दिया तो पेट खाली हो गया और ढीला हो गया। जब पेट खाली हो जाएगा तो अंदर दबाएंगे फिर छोड़ेंगे, अंदर दबाएंगे फिर छोड़ेंगे। इस क्रिया को तेज तेज से जिस प्रकार उड्डयन बंध लगाते हैं ना उस प्रकार अंदर दबाना, ढीला छोड़ना, रिलैक्स। 10-20-25 बार क्रिया को करके धीरे धीरे शक्ति को बढ़ाइए। इससे आंतरिक शक्तियों का विकास होता है, मन की चंचलता समाप्त होती है, मन एकाग्र होता है, साधना में मन लगता है। और आइए अभी हम करते हैं उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के लिए कंठ की नसों को टाइट करना है। उज्जाई प्राणायाम थायराइड के लिए बहुत ही उत्तम विधि है। थायराइड इससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। 10-10, 11-11 बार थायराइड वाले पेशेंट को करना चाहिए। हम यहाँ पर 2 बार करेंगे। कंठ की नसों को टाइट करना है अपनी आंतरिक शक्ति से और इस प्रकार से सांस को खींचना है। जब 2 मांसपेशियों के बीच में से सांस को वायु ऐसे आती है तो आवाज होती है। तो इसी प्रकार से हम आवाज महसूस करेंगे। छोटा छोटा खींचें। अब इसको लंबा खींचें।
आप थोड़ी को कंठ के ऊपर दबाएं, सर्वाइकल हो तो ना दबाएं। यहाँ पर हमने बंध लगा दिया जालंधर, जो हमने श्वास खींची उसको हमने यहाँ विशुद्धि चक्र पर, जहाँ हमारी थायराइड ग्लैंड है, चाहे हाइपर हो हाइपो हो, दोनों ही इससे ठीक हो जाए। और उसने सारे विकारों को खींच लिया और अब हमने कंठ को ढीला छोड़ा और दाहिनी नासिका जो हमारा तीव्र स्वर है, गर्म स्वर है, इसको बंद किया और लेफ्ट से श्वास को बाहर किया। देखिए हमारा शीतल स्वर है। फिर से एक बार हमने सांस को लिया इस प्रकार से खींच के, जालंधर बंद लगा, अंदर प्रोसेसिंग चल रही है। यथाशक्ति सामर्थ्य रोक कर ढीला छोड़िए, दाहिनी नासिका को बंद कीजिए, लेफ्ट से प्रश्वास बाहर और हाथ ऊपर। ये उज्जाई प्राणायाम, पांचवा प्राणायाम। अब छठवां प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिने हाथ से दाहिनी नासिका को बंद करेंगे, हाथों को वायु मुद्रा बना के रखेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी और सहज रखेंगे। यह अभी तक जो हमने किया ये हमारे हार्डवेयर को, शरीर की मांसपेशियों को, नसनाड़ियों को भौतिक रूप से ठोस यानी कि फिजिकल बॉडी को ठीक कर रहा है। और अब हम जो कर रहे हैं वह हमारे सॉफ्टवेयर को ठीक कर रहा है, हमारी मस्तिष्क के नर्वस सिस्टम को ठीक कर रहा है, ब्रेन पावर को बढ़ाएगा। जो अब हम करेंगे वह अनुलोम विलोम। ये अनुलोम विलोम हमारे बॉडी के सॉफ्टवेयर को ठीक करेगा। दाहिनी नासिका को बंद कीजिए। किसी भी प्राणायाम की मैंने 4 शब्द बताए थे। एक है विधि, विधि ठीक ठीक सीखिए। गति, किसी भी प्राणायाम की 3 गतियां हैं, मध्यम गति, मध्य और निम्न गति और तीव्र। तो अभी हम शुरुआत में करते हैं निम्न गति से। लेफ्ट से सांस को लेना 2.5 सेकंड में, 2.5 सेकंड में छोड़ना, राइट से फिर लेना 2.5 सेकंड में और 2.5 सेकंड में ही लेफ्ट से छोड़ना। एक प्राणायाम हुआ। इसी तरह से करते रहेंगे। लेफ्ट से लेना 2.5 सेकंड में, राइट से छोड़ना 2.5 सेकंड में, फिर राइट से लेना 2.5 सेकंड में, लेफ्ट से छोड़ना 2.5 सेकंड। एक प्राणायाम 10 सेकंड में होगा। एक प्राणायाम 10 सेकंड में होगा तो 1 मिनट में कितने होंगे? 6। 1 मिनट में 6 होंगे तो 5 मिनट में होंगे 30। तो लगातार कम से कम 30 प्राणायाम करने हैं। कपालभाति 300 यानी 5 मिनट, भस्त्रिका 60 यानी 5 मिनट और अनुलोम विलोम 30 यानी 5 मिनट। तो इस प्रकार इन तीनों की यह ठीक विधि को आप अपनाते हुए क्रिया को करें। और फिर है गति। किसी भी प्राणायाम में निम्न गति है, आराम से। जो अधिक रोगी हैं, सामर्थ्य नहीं है, हार्ड आई के पेशेंट है, वे आराम से करें। लगभग 10 सेकंड में भी सांस ले सकते हैं, आराम से छोड़ सकते हैं, फिर आराम से लीजिए, फिर आराम, एकदम रिलैक्स, कोई भी जल्दबाजी। और सामान्य गति है वह जो अभी हमने बताई, लेना, छोड़ना, फिर लेना, सबकी सामान्य जगह। और तीव्र गति से पूर्ण ऊर्जावान, वो तीव्र गति से भी कर सकते। किसी के ज्यादा ब्लॉकेज हैं, अधिक उनके बीमारी की स्थिति है, यानी कि कौन सी स्थिति जहाँ की ब्लॉकेज ज्यादा खड़े हुए हैं, तो वे उसको थोड़ा
फोर्सफुली भी ले सकते हैं, नहीं तो अनुलोम विलोम एकदम शांत भाव से ही करना चाहिए। इतना शांत भाव से करना चाहिए कि वायु की आवाज आवागमन की हमारे कानों तक भी ना आए। इतनी शांत भाव से सांसों को लेना, ये सामान्य गति करना चाहिए। तो ये हम करते करते विचार करते रहें, अपने मन में शिव संकल्प चलता रहे कि क्रिया क्या हो रही है। एकाग्रता के साथ निरंतरता और एकाग्रता किसी भी क्रिया में अति आवश्यक है। एक दिन किया, 2 दिन नहीं किया, फिर कर लिया 2-4 दिन, फिर छोड़ दिया, तो उसका लाभ नहीं मिलता। इसको निरंतर करना है और एकाग्रता बनाए रखनी है। एकाग्रता अपने विचारों को, मन को श्वासों के आवागमन पर एकाग्र कर दीजिए। लेते हुए लेफ्ट नासिका से सांस ले रहे हैं, महसूस कीजिए ये कहाँ जा रही है। तो मध्य की नाड़ी, रीढ़ की हड्डी के अंदर हम महसूस करेंगे मध्य की नाड़ी सुषुम्ना है और सुषुम्ना के लेफ्ट साइड से चिपकी हुई इड़ा नाड़ी है और राइट साइड से चिपकी हुई पिंगला नाड़ी है। जो लेफ्ट साइड की नासिका है वहां से जो श्वास का गमन हो रहा है वह इड़ा नाड़ी में जा रही है और राइट नासिका से जो श्वास का आवागमन है वो पिंगला नाड़ी में हो रहा है। जब इड़ा और पिंगला नाड़ी में लगातार प्राणों का आवागमन होते 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 घर्षण से वह नाड़ियां जागृत होने लगती हैं। जब इड़ा और पिंगला नाड़ियां हमारी जागृत होंगी तो सुषुम्ना के अंदर प्राण शक्ति का गमन होगा। इड़ा और पिंगला नाड़ियां हमारी लेफ्ट नासिका यानी कि शीतल स्वर है। लेफ्ट नासिका हमारा शीतल स्वर है, इड़ा नाड़ी इससे संबंधित है। यह चंद्रमा का प्रतीक है। हमारे अंदर शीतलता, स्वभाव के अंदर विनम्रता, प्रेम, करुणा, विश्वास, ममत्व, ये सारे स्त्रीत्व के गुण हैं, वह हमें इड़ा नाड़ी से प्राप्त होते हैं जो कि लेफ्ट साइड में स्थित होती है और ओम दीदी, दीदी आपका माइक म्यूट हो गया। दीदी ओम, आपका माइक म्यूट हो गया दीदी। ओम दीदी, दीदी माइक म्यूट हो गया है। ओम दीदी, दीदी माइक म्यूट हो। ओम दीदी इशारा करके बताइए, तब दीदी समझेंगे। दीदी ओम दीदी, सुमन दीदी माइक म्यूट हो गया आपका। आप लोग शांत रहिए प्लीज। ओम दीदी, दीदी सुमन दीदी, ओम दीदी, मैम ये मतलब कि बिल्कुल मैम, मुझे लग रहा है उनका नेट का कुछ प्रॉब्लम आ गया। ओके कोई बात नहीं, आप अनुलोम विलोम करते रहिए। हाँ अभी वो मैं अनुलोम उन्हें कॉल कर रही हूँ। आप लोग आप शांत रहिए, आप करते रहिए, मैं दीदी को कॉल कर रही हूँ। अभी बोलिए मैम। मैम आप अभी बोलिए। हाँ जी, मैं दीदी को कॉल कर रही हूँ, आप लोग करते रहिए अनुलोम विलोम।
दीदी माइक म्यूट हो गया आपका। दीदी माइक म्यूट हो गया आपका। दीदी हाथों को हटा लीजिए। और 3 बार उद्गीत प्राणायाम, नेत्रों को बंदी रखते हुए। ओ मौन। श्वासों की सूक्ष्मता को महसूस कीजिए। ओम की तरंगों को महसूस कीजिए। संपूर्ण मस्तिष्क से, कंठ से, नेत्रों से, हृदय से, रोम रोम से ओम ही ओम प्रतिध्वनित हो रहा है आपके अंदर और बाहर। आप ओममय हो गए। कुछ सेकंड इस प्रकार से ध्यान और चिंतन में समय अनुसार बैठ सकते हैं। और अब अपनी चेतना को पुनः वापस लाते हुए गहरा लंबा सांस भरेंगे। दोनों हाथों का आपस में घर्षण करेंगे और इस घर्षण ऊर्जा को चेहरे और नेत्रों पर कोमलता से स्पर्श करते हुए प्रार्थना के साथ में समापन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्ति ओषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।
आप सभी दिव्य आत्माओं को मेरा प्रणाम। और आज का सत्र समाप्त होता है। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। वासंती नवश्रेष्ठी पर्व की भी होलिका पर्व जिसे कहते हैं, और रंगों के इस त्योहार पर आप सभी का जीवन सुखमय, मंगलमय, आनंदित हो। सभी बहुत उच्च भाव से दिव्य चेतना में जिए। ईश्वर के साथ में सदा आपका सानिध्य बना रहे, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आपसे विदा लेते हैं। ओम। आज शाम की क्लास नहीं होगी। कल से दोनों समय क्लासेस इसी प्रकार से बनी रहेंगी।